लोदनापुर गांव में नेहा अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन एक हादसे में नेहा के माता पिता का देहांत हो जाता है। उसके बाद से नेहा अपने चाचा चाची और उनकी बेटी रूपा के साथ रहने लगती है। चाचा लालू और चाची सीता आपस में लड़ने लगते हैं नेहा को लेकर। आप अपने भाई की बेटी को यहाँ क्यों ले आए हैं? लता, क्या करता? बेचारी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। अगर कोई नहीं बचा है तो इसे यहाँ ही लाना जरूरी था। जरूरी था। चली जाती अपने मामा के पास, यहाँ क्यों ले आए हैं? अपने चाचा चाची को झगड़ते हुए सुन के नेहा उस कमरे में आती है। क्या हुआ चाची जी, आप लोग इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये क्या बोल रही हो? इसमें इस बच्ची का क्या गलती है? आप तो चुप ही रहिए। बेटा, तुम जाओ और जाकर खेलो। नेहा के जाते ही लालू और उसकी पत्नी आपस में बात करने लगते हैं। अरे पागल, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ सालों की तो बात है, उसके बाद ये अपनी ससुराल चली जाएगी। उसके बाद इसकी सारी जायदाद हमारी होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस लड़की को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेहा और रूपा आंगन में खेल रही थी और अचानक रूपा गिर जाती है और रोने लगती है। रूपा, क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम? ठीक हो ना? उठो उठो। मुझे चोट लग गई। रूपा को रोते सुन सीता दौड़ के आंगन में आती है। क्या हुआ बेटी? मुझे नेहा ने धकेल दी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? चाची, रूपा झूठ बोल रही है। नहीं, नेहा ने मुझे धकेल दिया है। आज के बाद मेरी बेटी से दूर रहना। उसके अगल बगल भी देखी तो इस घर से निकाल दूंगी। नेहा रोते हुए अपने कमरे में जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोते ही बोलने लगती है। आप लोग मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी साथ में लेकर जाते। मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है। नेहा की चाची नेहा से घर का सारा काम करवाने लगी। नेहा को स्कूल भी भेजना बंद कर दिया। ये सब नेहा के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अब और फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर नेहा चाची से बात करने चली गई। चाची, मैं काम करते करते थक जाती हूँ। मुझे स्कूल जाना है और बहुत पढ़ना है। अच्छा, अब तुम्हें स्कूल भी जाना है? चुपचाप घर में रहो और घर का सारा काम करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। चाची, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। मुझे स्कूल जाना है और पढ़ाई करनी है। अपनी चाची से मुंह लगाएगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? एक दिन नेहा घर के सामने बैठी होती है, तभी पड़ोस की चाची आती है और बोलती है, बेटा, मैं इस गांव को छोड़ के शहर जा रही हूँ। सामान बहुत सारा है, मैं अकेले उठा नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? जी चाची, जरूर। चलिए। दोनों वहाँ से चले जाते हैं और सामान को पैक करने लगते हैं। तभी नेहा को एक पुरानी गुड़िया नजर आती है। चाची, ये गुड़िया किसकी है? मेरी है, बहुत पहले की है, जब मैं छोटी हुआ करती थी। चाची, क्या मैं इस गुड़िया को अपने साथ ले जाऊं? अच्छा ठीक है बेटा, पहले काम खत्म करते हैं, उसके बाद तुम इस गुड़िया को अपने साथ ले जाना। नेहा काम खत्म करके गुड़िया को लेकर अपने आंगन में खेल रही थी। तभी उधर से एक भिखारी बूढ़ा आता है। कोई है इस घर में? हाँ बाबा, बोलिए। बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या कुछ खाने को मिलेगा? आप रुकिए, मैं देख कर आती हूँ कुछ खाने के लिए बचा है या नहीं। ठीक है बेटी। नेहा दौड़ कर जाती है और देखती है खाना नहीं बचा है, सिर्फ उसके हिस्से की एक सूखी रोटी है। वही लेकर वो आ जाती है। बाबा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही एक सूखी रोटी बची है। कोई बात नहीं बेटा, यही बहुत है मेरे लिए। तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। नेहा अंदर जाकर कुछ खाने के लिए खोजती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। नेहा को बहुत जोर की भूख लगी थी। नेहा फिर से बर्तन देखने जाती है तो वहाँ खाना रखा मिलता है। ये कैसे हुआ? अभी तो खाना नहीं था, यहाँ पर अचानक से कैसे आ गया?
नेहा उस खाने को खाकर सो जाती है और सोचते हुए अपने से बोलने लगती है, जब माता पिता थे तो मैं कितनी आराम से सोती थी। तकिए होते थे, गद्दे होते थे, और अब कुछ भी नहीं है। नेहा सोचते सोचते सो जाती है। जैसे ही नेहा उठती है तो वो खुद को गद्दे और तकिया के ऊपर पाती है। फिर नेहा डरने लगती है और डरते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन कर रहा है? डरो मत नेहा, ये सब मैं कर रही हूँ। तो कौन हो तुम? मैं हूँ गुड़िया। इधर तो देखो। गुड़िया, ये सब तुम कैसे कर रही हो? और तुम बोल कैसे पा रही हो? मैं कोई आम गुड़िया नहीं हूँ, जादुई गुड़िया हूँ। मुझे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी ये हालत देखकर भेजा है। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा विश्वास करो नेहा, मैं सच बोल रही हूँ। नेहा मन ही मन सोचती है कि चलो एक बार गुड़िया की परीक्षा ली जाए। अगर तुम सच में जादुई गुड़िया हो तो वहाँ सारे बर्तन पड़े हैं, धो के दिखाओ। सारे बर्तन धुल जाते हैं और नेहा को विश्वास हो जाता है। गुड़िया, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, जरूर बनूंगी। नेहा बड़ी हो गई थी। ये देख लालू और उनकी पत्नी सीता के मन में लालच आने लगी कि इसकी शादी करा देते हैं, फिर सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। लालू और उनकी पत्नी सीता शादी की बात के लिए नेहा के पास जाते हैं। नेहा, अब तुम शादी के उम्र की हो गई हो, तुम्हारी शादी करवा देते हैं। शादी? वो भी इतनी जल्दी? क्यों इतनी जल्दी? बूढ़ी हो गई हो, चुपचाप शादी कर लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रूपा मेरे से बड़ी है, पहले वो शादी करेगी, उसके बाद ना मैं करूँगी। बड़ों से मुंह लगाएगी। चुपचाप शादी कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतने में ही गुड़िया नेहा से बोलती है, जो सिर्फ नेहा को ही सुनाई देता है। नेहा, शादी नहीं करना। नहीं करूँगी तो ये लोग बहुत मारेंगे। मैं हूँ ना, विश्वास करो मेरे ऊपर और मना कर दो। नेहा अपने चाचा चाची से बोलती है, मुझे शादी नहीं करनी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ। सीता डंडा लेकर नेहा को मारने जाती है। जैसे ही सीता मारने के लिए डंडा को उठाती है, जादुई गुड़िया अपने जादू से उसे चूहा बना देती है। ये देख लालू थप्पड़ उठाता है नेहा पर, तो जादुई गुड़िया उसे जादू से 3 साल का बच्चा बना देती है। ये सब देख लालू नेहा का पैर पकड़कर रोने लगता है और बोलता है, बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें माफ कर दो बेटा, अब तो ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। हम दोनों बहुत शर्मिंदा हैं अपने कारनामे पे। ये सब देख नेहा गुड़िया को बोलती है, गुड़िया, इनको वापस से ठीक कर दो। नहीं नेहा, ये लोग बहुत ही बुरे लोग हैं, इन लोगों को ठीक नहीं करेंगे। गुड़िया, इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें माफ कर दो। ठीक है दोस्त, तुम बोल रही हो तो वापस से इसे ठीक कर देती हूँ। जादुई गुड़िया सबको पहले जैसा ठीक कर देती है। वो लोग नेहा से माफी मांगने लगते हैं, नेहा को अपनी बेटी जैसा प्यार करने लगते हैं और फिर स्कूल भी भेजने लगते हैं। फिर खुशी खुशी सब साथ रहने लगते हैं। महेशपुर की संध्या अपनी माँ सुनीता और छोटी बहन सपना के संग रहती थी। जैसे तैसे संध्या ने 12वीं पास की थी। सपना 10वीं क्लास में थी। माँ सुनीता घरों में दाई का काम किया करती थी और शाम तथा दोपहर में सिलाई का काम करती थी। सपना, तुम्हें कितनी बार समझाया कि काजल के साथ मत रहा कर, वो सेठ महाजन की बेटी है और तू ठहरी उनके घरों में काम करने वाली की बेटी। तो क्या हुआ, होंगे वो किसी की बेटी, मेरी तो दोस्त है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, लेकिन इस संसार में सिर्फ 2 ही जाति है, एक अमीर और दूसरा गरीब। जमाना बदल रहा है दीदी, अब कोई अमीर और कोई गरीब नहीं है, हम सब इंसान हैं। ठीक है बहन, तू खुद समझदार है, लेकिन मैं कहूँगी कि इन लोगों से डिस्टेंस बना कर ही रखे तो अच्छा है। अगले दिन काजल की बर्थडे पार्टी होती है। पार्टी में काजल, संध्या और सपना दोनों को इनवाइट करती है। इनकी माँ सुनीता काजल के यहाँ काम करती है, ये दोनों को भी पता नहीं रहता। बर्थडे पार्टी में, आओ सपना, यही है मेरा घर, तुमने नहीं देखा था ना? अरे दीदी, आप भी आइए। हाँ,
बहुत खुशी हुई कि आप मेरे पार्टी में आई। धन्यवाद। बैठिए ना। अरे काजल, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक्स किरण। इन दोनों बहनों को किसने बुलाया है? मैंने ही बुलाया है। क्यों? ऐसे ही? ऐसे लोगों को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। कुछ अपने स्टेटस का भी ख्याल रखो। तू भी ना। जमींदार की बेटी जमींदार ही रहेगी। छोड़ ना। आओ केक काटते हैं। केक काटने के दौरान संध्या की नजर माँ सुनीता पर पड़ती है, पर माँ इशारा कर देती है कि वो कुछ न बोले। बर्थडे के समय ताली बजाने के दौरान किरण की अंगूठी छिटक कर सोफे के नीचे चली जाती है और उसे पता ही नहीं चलता। बर्थडे के बाद सुनीता फर्श टेबल साफ कर खाने पीने का इंतजाम करने लगती है। सपना और संध्या अपनी माँ को ऐसा करता देख बहुत शर्मिंदा होती है। तभी अरे मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? क्या हुआ किरण? मेरी हीरे की अंगूठी अभी अभी मेरी उंगलियों में थी, वो नहीं मिल रही। यहीं पर होगी, जाएगी कहाँ? सुनीता आंटी, आपने कोई अंगूठी देखी है क्या? नहीं बेटा, मैंने कोई अंगूठी नहीं देखी। यही बुढ़ी अभी यहाँ आई थी, यहाँ पर साफ सफाई भी कर रही थी। मुझे लगता है इसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। क्या बकवास कर रही हो? वो ऐसा कर नहीं सकती। अगर ये नहीं ले सकती तो जरूर तूने ही मेरी अंगूठी चुराई होगी। हाँ देखिए मेम साहब, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन चोर कतई नहीं हो सकते। अरे वाह, बड़ी आई भाषण देने वाली। मैं कहती हूँ काजल की ये बुढ़ी नहीं तो ये दोनों बहनों ने ही मेरी अंगूठी चुराई है। तमीज से बात करो किरण, ये तुम्हारी माँ की उम्र की है। मेरी माँ की तुलना ऐसे दाई नौकर से करना भी नहीं। हाँ, तुम्हारी माँ भले ही हो सकती है ऐसी। बस बहुत हो चुका, मेरी माँ ऐसी नहीं है, यही है। आओ माँ, चलो। इन लोगों के यहाँ से जिन्हें बात करने की तमीज नहीं, वे अपने आप को अमीर बताते हैं। ठहरो, जा कहाँ रही हो? अभी इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। माँ बेटियों ने मिलकर गैंग बनाया है। बड़े घर की लड़कियों से दोस्ती कर उनके यहाँ जाकर हाथ साफ करना इन लोगों का धंधा है। पुलिस आती है और जमींदार के कहने पर उन तीनों माँ बेटी को पकड़कर थाने ले जाती है। रास्ते में पूरा गांव उन्हें पुलिस द्वारा ले जाते देखता है। तीनों सर को नीचे गड़ाए बस रोते रहते हैं। इधर काजल अपने बर्थडे पार्टी में हुए हंगामा से निराश सोफे पर जाकर बैठती है। तभी उसकी नजर सामने सोफे के नीचे चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे ये तो अंगूठी है। वे लोग सही बोल रहे थे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं काजल बोल रही हूँ। अभी जिन्हें आप पकड़कर ले गए हैं उन्हें छोड़ दीजिए। अंगूठी यही सोफे के नीचे गिरी पड़ी थी। इंस्पेक्टर तीनों को छोड़ देता है। वे तीनों जब रात को लौट रही होती है तभी उधर से चोर चोर का शोर सुनाई पड़ता है। संध्या देखती है कि चोर कुछ फेंक कर भाग रहा है। उसे जाकर उठाती है तो देखती है कि साधारण हाथ में पहनने वाला काड़ा है। एक पुजारी और कुछ लोग दौड़ते हुए पहुंचते हैं। बेटी, किसी को भागते हुए देखा क्या? हाँ पुजारी जी, ये कड़ा फेंक कर भागा है। ये तो नकली कड़ा है। असली सोने के भगवान के गहने लेकर वो मंदिर से भागा है। ठीक है बेटी, इसे तू ही रख ले। कड़ा संध्या के हाथ में थमाकर पुजारी एवं अन्य लोग चोर के पीछे दौड़ते हैं। तभी एक ट्रक बहुत तेजी से लोगों की तरफ आता है। संध्या फुर्ती से सड़क के बीच जाकर ट्रक को पीछे से धकेल देती है। सभी लोग बच जाते हैं। ट्रक ड्राइवर भी आकर बोलता है कि बेटी, तुमने सभी को बचा लिया। मेरे ट्रक की ब्रेक फेल थी। घर पहुंचकर, दीदी तुमने ट्रक को कैसे ढकेल दिया? मुझे खुद नहीं पता कहां से मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई। बेटी, अपना कपड़ा और सामान पैक कर लो, हम कल शहर जा रहे हैं। अब इतनी बेइज्जती के बाद गांव में नहीं रहना। नहीं माँ, हम चोर थोड़ी हैं जो गांव छोड़कर जाए। जाना तो इन नीच सोच वाले लोगों को चाहिए जिन्होंने गरीब को चोर समझकर इल्जाम लगाए। संध्या बैंगल को पहन लेती है। लेटी हुई वो अपनी गरीबी के बारे में सोचती रहती है। अगर अमीर होती तो वैसी 5 अंगूठी इन लोगों के मुंह पर मार देती। तभी वो करवट बदलती है तो देखती है कि 5 हीरे की अंगूठी बेड पर पड़ी है। माँ, सपना!
जल्दी आओ, ये देखो। क्या बात है बेटी? अरे ये हीरे की इतनी अंगूठियाँ कहाँ से आई? पता नहीं माँ, अभी मैं सोच रही थी कि अगर मैं अमीर होती तो वैसी 5 अंगूठियाँ इन अमीरों के मुंह पर मारती। दीदी, मुझे लगता है कि हो ना हो इस मंदिर वाले काड़े में कुछ जादू है। अगर ऐसा है तो है कड़ा, हमारा सूटकेस रुपयों से भर जाए। सपना, वो सूटकेस जरा खोलना। ओह माय गॉड दीदी, ये तो पूरे रुपयों से भरा है। आश्चर्य किंतु सत्य। जल्द ही सुनीता गांव में एक बड़ी जमीन लेकर रेडीमेड कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेती है। गांव के तथा अगल बगल गांव के लगभग 200 महिलाएं और पुरुष इस फैक्ट्री में काम करते हैं। कुछ ही दिनों में सुनीता का परिवार गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। उधर जमींदार का शहर में जो बिजनेस था वो डूब जाता है। शेयर बाजार में भारी घाटा होता है और जमींदार दिवालिया हो जाता है। सुनीता के घर पर, सुनीता भाभी, सुनीता भाभी। अरे जमींदार साहब, आप? अब काहे का जमींदार? मत कहो हमें जमींदार, ये अब गाली जैसी लगता है। अरे आप हमारे लिए आज भी वही है। उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। कहिए, कैसा आना हुआ? वो तुम तो जानती हो कि मैं आज की तारीख में दिवालिया हूँ। कर्जदार सर पर चढ़े हैं, कुछ जेवर पड़े हैं, वो रखकर 2 करोड़ रुपए मुझे लोन दे दो। ठीक है, मैं अपने अकाउंटेंट से बोल देती हूँ, आपको पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, ये जेवर आप वापस ले जाएं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, कुछ बंधक रखने की जरूरत नहीं। जमींदार सुनीता के पैरों पर गिरकर रोते हुए कहता है कि असली अमीर तो आप हैं। मैंने आप पर चोरी का इल्जाम लगाया और आप मेरी इज्जत बचा रही हो, वो भी बिना कुछ बंधक के। आप महान हो देवी। इस तरह सुनीता आए दिन गांव की समस्याओं का समाधान करती रहती है। जादुई झुनझुना सुधीर नाम का व्यक्ति अपनी बीवी सीमा के साथ गोरखपुर शहर में रहता था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। सुधीर और उसकी पत्नी को शादी करके पूरे 5 साल हो चुके थे। इसके बावजूद वे संतान सुख से वंचित थे। शनिवार का दिन था। सुधीर घर से ही अपना काम कर रहा था। तभी सीमा सुधीर से मंदिर चलने के लिए कहती है, सुनिए जी, मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मैं थोड़ा मंदिर जाकर आना चाहती हूँ। शायद वहाँ जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिले। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? हाँ हाँ, अवश्य चलूंगा। तुम तो जानती ही हो, मैं तुम्हारा कहा कभी नहीं टालता। ठीक है, तो मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। आप अपना काम खत्म कर लीजिए, फिर हम मंदिर दर्शन करने चलेंगे। सीमा और सुधीर मंदिर जाते हैं। दर्शन के बाद वे दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ले आई। भगवान के मंदिर में आकर मुझे एक अलग सा सुकून मिलता है। बस हमारा एक बच्चा हो जाए तो जिंदगी से कुछ और नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान हमारी झोली खुशियों से कब भरेंगे। तुम चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। उन पर भरोसा रखो। उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं। देखना, जरूर कोई चमत्कार होगा और हमारी झोली खुशियों से भर जाएगी। इसी विश्वास से तो मैं बार बार भगवान के दर्शन करने आती हूँ। बस आपकी कही बातें सच हो जाएं। दर्शन के बाद सुधीर और सीमा घर की ओर जाने लगते हैं। कुछ दूर पहुंचकर उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। सीमा, तुमने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी? हाँ सुनी तो, लेकिन यह आवाज तो कचरे के ढेर से आ रही है। हाँ, मुझे भी। तुम्हें क्या लगता है, हमें वहाँ जाना चाहिए? एक बार जाकर देखते हैं कि सच में वहाँ कोई बच्चा है या हमारा कान बच रहा है। वे दोनों कचरे के ढेर के पास जाते हैं। जैसे ही वे दोनों वहाँ पहुँचते हैं, एकदम चौंक जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें सच में एक बच्चा रोता हुआ दिखता है। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। इसकी हालत देखकर दोनों का मन भर आता है। हे भगवान, कोई कैसे अपना बच्चा इस कचरे के ढेर में छोड़ सकता है? ऐसा करते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। कैसा कलयुग है ये। यहाँ हम इतने सालों से बच्चे के लिए तरस रहे हैं, पर हमें बच्चे के सुख नहीं मिल रहा है, और यहाँ जिसे मिल रहा है उसे उसकी कदर ही नहीं है। कितना क्रूर होगा वो जिसने इस मासूम को यहाँ छोड़ दिया। सुनिए जी, आपने कहा था ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। उन्होंने हमारी सुन ली। यह बच्चे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को अपने घर ले आते हैं। बच्चे के आने से मानो उनकी जिंदगी का अधूरापन दूर हो जाता है। दोनों ने उसका नाम झिलमिल रखा।
सीमा उस बच्चे को अपने आँखों से एक पल भी दूर नहीं होने देती। एक दिन सुधीर सीमा और झिलमिल के साथ मेले में गया। तभी वहाँ एक आदमी झुनझुना बेच रहा था। झुनझुना ले लो झुनझुना। झिलमिल झुनझुना देखकर रोने लगी। अरे साहब, बच्ची इतना रो रही है तो उसे झुनझुना खरीद कर दे दीजिए। अरे नहीं भाई, खिलौने हैं इसके पास, हमें झुनझुना नहीं चाहिए। अरे बहन जी, आप ही समझाइए, वो बच्ची झुनझुना के लिए रो रही है, खरीद दीजिए। अरे भाई साहब, एक तो पहले से ही तंगी चल रही है, क्यों गरीबी में आटा गीला कर रहे हो? हमें नहीं चाहिए। अरे बहन जी, आपके घर तो लक्ष्मी आई है, भला कोई लक्ष्मी को रोता हुआ कैसे देख सकता है? बताइए, आप इसे ये झुनझुना खरीद के दे दीजिए। क्या पता आपकी बच्ची इससे खुश हो जाए। आपके घर की लक्ष्मी खुश हो जाएगी तो आपको तरक्की मिलेगी। सुनो, अब ये इतना कह रहा है तो झुनझुना खरीद लेते हैं। मेले के बाद वे घर आते हैं। झिलमिल झुनझुने के साथ बहुत खेलती है। सीमा रसोई में खाना बनाती है, लेकिन घर में अनाज बहुत ही कम था। आज भर का अनाज बचा है, अभी तो पूरा महीना भी खत्म नहीं हुआ और अनाज इतनी जल्दी खत्म हो गया। आप भी बोलिए, कैसे गुजारा होगा अपना? झिलमिल को क्या खिलाऊंगी? हम तो जैसे तैसे भूखे भी रह लेंगे, लेकिन झिलमिल को तो कुछ खिलाना होगा ना। देखता हूँ, कल किसी से उधार लेकर राशन मंगवाता हूँ या राशन ही उधार में ले आता हूँ। तुम चिंता मत करो, वर्षों बाद अपने घर खुशी आई है, उसे भूखा थोड़ी रहने दूंगा। ठीक है, भगवान करे कल कुछ अच्छा हो, झिलमिल भूखी ना रहे। अब ये सब छोड़ो, झिलमिल की तरफ देखो तो कितनी खुश नजर आ रही है। झुनझुना इसके लिए नहीं लेते तो इसकी हंसी कैसे देखते हम। मेरे लिए तो इसकी हंसी ही सब कुछ है, बाकी अपना गुजारा तो हो ही जाएगा। भगवान है ना, उन पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज भगवान की वजह से ही मेरी जिंदगी में झिलमिल आई है, तो आगे भी भगवान ही संभालेंगे। अगले दिन सीमा सुबह उठकर रसोई में जाती है तो एकदम चौंक जाती है। वह सुधीर को रसोई में बुलाती है। अजय सुनते हैं, जल्दी आइए, यह देखिए यहाँ क्या हुआ है। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही हो? अरे यहाँ देखिए, कितने सारे अनाज की बोरियां हैं और देखिए तेल मसाले भी रखे हैं। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। हाँ सीमा, समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ, ये चमत्कार कैसे हो गया? इतने में झिलमिल हंसते हंसते झुनझुना बजाते हुए किचन की तरफ आई। तभी सुधीर को सारी बातें समझ आ गईं। ये तो चमत्कार ही हो गया। ये सब इस झुनझुने का कमाल है। ये कोई आम झुनझुना नहीं है, बल्कि ये एक जादुई झुनझुना है। इसीलिए तो ये राशन का सामान अपने आप ही रसोई में आ गया है। आपको याद है उस दिन झुनझुना बेचने वाला क्या कह रहा था? उन्होंने कहा था कि झिलमिल इस झुनझुने के साथ खेलकर बहुत खुश होगी और अपने घर में तरक्की भी होगी। उस दिन के बाद से सुधीर और सीमा की किस्मत चमक उठी। जब जब उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो जादुई झुनझुना अपने जादू से पूरा कर देता। एक बार नहीं बल्कि 2 बार सुधीर और सीमा की किस्मत ने उनका साथ दिया, एक झिलमिल के आने से और दूसरा झुनझुना के आने से। जादुई सुनहरा तोता। नन्ही खुशी का मन आज दुखी था। वो आज सवेरे देर से उठी थी, इसलिए उसकी सौतेली माँ शशि ने उसकी पिटाई कर दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, इसलिए उसके पिता राजेंद्र ने सवाल कर दिया। क्या बात है खुशी, इतना रो क्यों रही हो? बाबूजी, कल रात तक मैंने बहुत काम किया था, इसलिए सोने में देरी हो गई। सवेरे देर से उठी तो माँ बरस पड़ी और उन्होंने इतनी सी बात पर मेरी पिटाई भी कर दी। बिटिया, सवेरे जल्दी उठ जाया करो। आज के बाद ये बात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। तुम्हारी माँ भी सवेरे जल्दी उठती थी। जाओ, अब अपना काम करो। खुशी को अपने पिता से यह आशा नहीं थी। वो सोच रही थी कि माँ को डांट पड़ेगी, लेकिन बाबूजी उसे ही उल्टा समझा बुझाकर चले गए। उसका दुख इस बात से अधिक बढ़ गया। इतना ही नहीं, शशि फिर आ गई। क्यों रे नालायक, अपने बाबूजी से मेरी शिकायत कर रही थी? तूने गलती की, तुझे इसकी सजा मिली। चली थी अपने बाबूजी से मेरी शिकायत करने। उनसे कहा, कुछ हुआ तेरे बाबूजी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मुझे किसी का डर नहीं। चल जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। खुशी बेचारी फर्श साफ करने लगी। फर्श पर उसकी आंसू की बूंदें गिरने लगी। कोई काम तो ठीक से करने आता नहीं, बस आंसू बहाने में नंबर 1।
काम पूरा करो और सारे कपड़े धो डालो। ठीक है। खुशी बाल्टी में कपड़े लेकर नदी किनारे चल पड़ी और वहाँ पहुँचते ही एक बंदर आया और 2 कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ गया। खुशी परेशान हो गई। अरे बंदर भैया, ऐसे जुल्म मत करो, मेरे कपड़े वापस कर दो। वैसे भी मेरी जिंदगी में दुख दर्द बहुत है, तुम भी मुझे रुलाने चले आए। माँ को समय पर सारे कपड़े अच्छी तरह से धोकर ना दिए तो मार मार कर मुझे अधमरा कर देंगी। बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया और कपड़े लेकर बैठा ही रहा। खुशी ने उसके आगे हाथ जोड़ लिया, लेकिन कोई असर न हुआ। वो कपड़ा धोती रही और बंदर के आगे गिड़गिड़ाती रही। एक आधे सुनहरे और आधे हरे रंग का तोता एक पेड़ की डाल पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। हे भगवान, इस बंदर से कपड़े वापस दिलवा दो, वरना माँ मेरा बहुत बुरा हाल कर देगी। अगर कपड़े नहीं मिले तो घर कैसे जाऊंगी? अब आप ही मुझे बचा सकते हो। अचानक उस सुनहरे तोते ने आंखें मटकाई और उसने ध्यान से बंदर को देखा। इसके बाद उस बंदर के ऊपर अचानक वशीकरण मंत्र जैसा असर हो गया। बंदर कपड़े लेकर नीचे उतर आया और बड़ी शांति के साथ कपड़े खुशी के हाथों में दे दिए। तोते ने फिर आंखें मटकाई और खुशी के चेहरे पर खुशी छाई। सुनहरा तोता खुशी के सामने आकर बैठ गया। तुम्हारा नाम क्या है गुड़िया? मेरा नाम खुशी है। खुशी को दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता था, सो आ गई। बोलो, तुम्हें और क्या चाहिए? अरे तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गंगा राम है। तुम इतना सारा काम कैसे कर लेती हो? सब करना पड़ता है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और कुछ दिनों बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई। बाबूजी ने दूसरा विवाह किया और नई माँ ने मुझे नौकरानी बना दिया। आपके चमत्कार से कपड़े मिल गए, वरना घर जाने पर मेरा बहुत बुरा हाल होता। अभी भी माँ की पिटाई का दर्द गया ही नहीं है। कहाँ पर दर्द हो रहा है? गंगा राम ने आंखें मटकाई। मेरे हाथ और पीठ। अरे, सारा दर्द कहाँ गया? मैं समझ गई। गंगा राम, तुमने ही मेरी पीड़ा दूर कर दी। तुम मेरी इतनी सहायता क्यों कर रहे हो? ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया, खुशी से मिला दिया। बोलो, ठीक किया? ठीक से बहुत ज्यादा अच्छा किया। मुस्कुराने का मौका दे दिया। दर्द जब हद से गुजर जाता है तब दुआओं में असर आता है। अश्क आँखों में तड़पते हैं सुमित, ये भी मालिक को नजर आता है। गंगा राम, तुम तो बहुत अच्छे शायर हो। तुम्हारी शायरी सुनकर अब नई ताकत आ गई है। सारे कपड़े धो लूं, फिर घर को चलूं। अरे ये क्या? सारे कपड़े किसने धो दिए? आज तो माँ खुश हो जाएगी। गंगा राम, ये तो तुम्हारे ही काम है। ऐसा लगता है मुझे आलसी बना दोगे। खुशी गुड़िया, तुम्हारे नन्हे नन्हे हाथ इतने अधिक काम करने के लिए नहीं बने हैं। मैं तुम्हारी मदद करूँगा और हमेशा साथ दूंगा। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब घर चल सकती हो। खुशी बाल्टी में कपड़े लेकर घर पहुंच गई और उसकी माँ शशि मानो इसका इंतजार ही कर रही थी। अरे गजब हो गया खुशी, तूने इतने सारे कपड़े इतने जल्दी धो डाले। हाय दैया, इतने साफ, ये तो नए कपड़ों की तरह चमक रहे हैं। ये कैसे हो गया? अच्छा चल, मेरे पैर दबा दे, बहुत तकलीफ हो रही है। इतने में शशि के पूरे शरीर में अथाह पीड़ा उठी और वो तड़पने लगी। अरे बाप रे, मर गई। ये कौन सी नई बीमारी आ गई? दर्द से जान जा रही है। गंगा राम, माँ को ठीक कर दो। इतने में गंगा राम ने आंखें मटका ली और चमत्कार हो गया। जैसे किसी शक्ति ने शशि को खड़ा कर दिया और उसे रसोई की तरफ चलाते हुए ले गई। अरे माँ, अभी तो आप दर्द से रो रही थी, वहाँ कहाँ चल पड़ी? बिटिया, तू बैठ, आराम कर। इतना काम करके थक गई होगी, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। नन्ही सी जान, इतना काम, तुझसे इतना ज्यादा काम करवा के मैं अपने सर पर इतना पाप नहीं ले सकती। शशि माँ थाली में खाना परोसकर ले आई। अरे बिटिया, खाना खा लो, इसके बाद आराम करो, मैं सारे बर्तन मांज दूंगी। अरे माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ और देख रही हूँ?
बिटिया, एक दिन मुझे ऊपर जाना है, भगवान को मुंह दिखाना है। गंगा राम आंखें मटका रहा था और खुशी को सारा माजरा समझ में आ रहा था। बिटिया, ये सुनहरा तोता तुम्हें कहाँ मिल गया? बड़ा प्यारा है। ये जब आंखें मटकाता है तो बहुत प्यारा नजर आता है। अरे माँ, ये गंगा राम है। इसकी आंखें मटकाने की अदा तो कमाल की है। ये सचमुच बड़ा चमत्कारी है। इसने ही मेरी जिंदगी संवारी है। मैं इसके खाने के लिए अमरूद लाती हूँ। इसे भूख लगी होगी, खिलाती हूँ। गंगा राम ने घर में चारों तरफ नजर डाली तो देखा तो पूरे घर में गरीबी का ही राज्य था। खुशी झटपट अमरूद काट कर लाई और गंगाराम के सामने रख दिया। गंगाराम बड़े प्यार से खाने लगा और इसके बाद वो खुश होकर पंख फड़फड़ाने लगा। उसके दोनों पंख फड़फड़ाने से सोने के सिक्के गिरने लगे। खुशी ने सारे सिक्के समेट लिए। मेरी खुशी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। उसे किसी भी चीज की कमी हो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे एक राजकुमारी बनाऊंगा। खुशी की माँ, एक बात सदैव ध्यान रखिए कि खुशी की खुशी में आपकी भी खुशी है। खुशी खुश है तो ये गंगा राम भी खुश है। आप तो समझ गई होंगी। अरे समझ गई, अच्छी तरह समझ गई गंगा राम। खुशी बिटिया की खुशी का मैं पूरा ध्यान रखूंगी। गंगा राम खुशी के साथ उसके घर में रहने लगा। वो इधर उधर उड़ता और फिर कहीं से आ जाता। खुशी के घर की हालत भी पूरी तरह से सुधर चुकी थी। उनका रहन सहन ठाट बाट अच्छा हो गया था। एक दिन खुशी घर में सो रही थी। गंगा राम अमरूद खाकर फुदक रहा था। एक सांप घर में घुस आया। वो सोती हुई खुशी के पास जा रहा था। इतने में गंगा राम ने उसे देख लिया। उसने आंखें मटकाई और सांप के ऊपर वार कर दिया। सांप बौखला गया और वो गंगा राम की तरफ मुड़ गया और उसने गंगा राम पर वार कर दिया। गंगा राम ने उसे फिर चोंच मारी। सांप घायल हुआ और उसने फिर पलटवार किया और वहाँ से भाग गया। गंगा राम नीचे गिरकर तड़पने लगा। खुशी जाग गई थी। वो, उसकी माँ और घर के दूसरे लोग गंगा राम की हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। माँ देखो, सांप ने गंगा राम को काट लिया है। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मेरे गंगा राम को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भगवान, मेरी जान ले लो, लेकिन गंगा राम को ठीक कर दो। अरे खुशी, ये क्या कर रही हो? मेरे बदले अपनी जान की बात कर रही हो? भगवान ने तुम्हारी पहली बात मान ली और मैं ठीक हो गया। भगवान मेरी खुशी को कुछ नहीं होने देंगे। वो जो सांप आया था उसे एक जादूगर ने भेजा था, इसलिए मेरा चमत्कार उस पर पूरी तरह असर नहीं कर पाया। आज मेरे चमत्कार और तुम लोगों के प्यार ने ही मेरी जान बचाई है। जाको रखे साइया, मार सके ना कोई। गरीब की जादुई बैग। एक गांव में रवि नाम का लड़का रहता था जिसकी उम्र 9 साल थी। रवि के पिताजी कई सालों से बीमार थे। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। रवि अपने पिताजी की ऐसी हालत की वजह से बहुत दुखी रहता था। हे भगवान, मेरे पिताजी को जल्द से जल्द ठीक कर दो। रवि के पिताजी बीमार होने के बाद भी रवि की सभी जरूरतों को देखा करते थे और उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करते थे। कुछ पैसे उन्होंने बचाए थे, उनसे ही वो रवि की देखभाल करते थे और आसपास पड़ोस के लोगों से भी मदद मांग लिया करते थे। इसी तरह उनका घर चल रहा था। एक दिन रवि रोता हुआ अपने पिताजी के पास आता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, तो रो क्यों रहा है? पिताजी, मेरी बैग फट गई है। सभी मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। कृपया आप मुझे नई बैग दिलवा दीजिए। बेटा, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं तुम्हें नई बैग दिलवा सकूं। तुम रो मत, मैं बाद में तुम्हें नया बैग दिलवा दूंगा। ये सुन रवि और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। रवि को रोता देख उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, तुम्हें बैग चाहिए ना? हाँ पिताजी। ठीक है, मैं तुम्हें बैग देता हूँ। एक काम करो, घर के पीछे जो बंद पड़ा कमरा है जिसमें बेकार का सामान पड़ा है, उसे खोलना। वहाँ तुम्हें एक बोरा दिखेगा।
उस बोरे में एक बैग है, तुम उसे ही निकालकर इस्तेमाल कर लो। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। रवि तुरंत उस कमरे में आता है और उस बोरे में से बैग निकालता है। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, अब कोई मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा। रवि उस बैग को पाकर बहुत खुश होता है। अगले दिन उसी को पहनकर स्कूल आता है और सभी को वो बैग दिखाता है। जब रवि सभी को अपनी बैग दिखा रहा था, तभी एक लड़का बोलता है, अरे रवि, ये बैग लेकर क्या करेगा तू? पहले सारी किताबें और कॉपियां तो खरीद ले। आधी आधी किताब और कॉपियां लेकर स्कूल आता है और हमें नई बैग दिखा रहा है। रवि ये सुन दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर नहीं जाता है और एक पेड़ के नीचे अकेले आकर बैठ जाता है। सभी सही तो कह रहे थे, मेरे पास तो पूरी किताब और कॉपियां भी नहीं है। बस ये बैग लेकर क्या करूंगा? पिताजी से बोलूंगा तो वो फिर से यही कह देंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं है। इतना कहकर रवि बैग खोलकर अपनी किताबें और कॉपियां देखने लगता है। तभी वो देखता है उसके बैग में पहले से ज्यादा किताब और कॉपियां दिख रही है। रवि एक एक करके सभी को निकालने लगता है। वाह, मेरे पास तो सारी किताब और कॉपियां आ गई। क्या बात है, जरूर ये सब पिताजी का कमाल ही है, वो मुझे दुखी नहीं देख सकते। रवि घर आता है और बैग को एक और रख देता है। शाम के वक्त वो स्कूल में दी गई होमवर्क बना रहा था। तभी उसे भूख लग जाती है। बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को भी नहीं है घर पर। इतना सोचकर रवि बैग से दूसरी किताब निकालता है। तभी बैग में कुछ केले दिखते हैं। वो केले निकालकर खा लेता है और अपने पिताजी की ओर देखता है। उसके पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे। पिताजी को मेरी कितनी फिक्र है, जो भी चाहता हूँ वो इस बैग में मंगवा देते हैं। यही सोचकर रवि उस बैग का इस्तेमाल करने लगता है। जब भी उसे कुछ चाहिए होता था, वो मांगता और बैग के अंदर देखता तो उसे वो चीज मिल जाती थी। धीरे धीरे रवि बड़ा होने लगता है और अब उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसके कॉलेज जाने का समय आ गया था। रवि सोचता है, इतने सालों से इसी बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब तो मैं कॉलेज में जाने वाला हूँ। ऐसे बच्चों वाली बैग लेकर मैं नहीं जा सकता। आज ही पिताजी से कहता हूँ नई बैग के लिए। रवि के पिताजी इतने सालों में और भी ज्यादा कमजोर और बुजुर्ग हो गए थे। पिताजी, मुझे नई बैग चाहिए कॉलेज जाने के लिए। मैं बच्चों वाली बैग लेकर कॉलेज नहीं जाऊंगा। बेटा, तू तो जानता ही है घर की हालत क्या है। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं जिससे मैं तुझे नई बैग दिलवा सकूं। ये सुन रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में रवि वो बैग नीचे फेंक देता है। जैसे ही रवि वो बैग नीचे फेंकता है, वो बैग कॉलेज स्प्रिंग बैग में बदल जाता है और रवि से कहता है, रवि, तुम्हें पता है, मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा साथ दिया है। मैं जादुई बैग हूँ। जब जब तुम्हें कुछ चाहिए था, मैंने ही तुम्हें दिया और आज तुम मुझे ही इस तरह फेंक रहे हो। ये सुन रवि हैरान रह जाता है और कहता है, क्या सच में तुम जादुई बैग हो? मगर तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम्हारे पिताजी ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। रवि तुरंत उस बैग को उठा लेता है और माफी मांगता है और अपने पास रख लेता है। उसे ही लेकर कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद रवि जादुई बैग से बहुत नई नई चीजों की मांग करने लगता है। वो नई बाइक ले लेता है और नए महंगे कपड़े मंगवा लेता है और जादुई बैग का दुरुपयोग करने में लग जाता है। बचपन में जब रवि को ये नहीं पता था कि वो बैग जादुई बैग है, तब वो उसका सही इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे ही रवि को ये बात पता चली कि ये जादुई बैग है, उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ साल बीत जाते हैं। रवि कॉलेज पूरा करके काम पर जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे जादुई बैग के दुरुपयोग होने के कारण उसकी सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाती है। जादुई बैग का जादू तो काम ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है पिताजी ने इसकी जादुई शक्ति छीन ली है।
मैं अभी उनसे बात करता हूँ। वो बैग लेकर पिताजी के पास आता है और उनके सामने फेंक देता है। पिताजी, ये जादुई बैग बहुत गंदी है। कुछ सामान मैंने इससे मांगी, उसके बाद से ये मुझे कुछ भी नहीं दे रही है। तुमने क्या क्या मांगा था? मैंने तो बस बाइक, महंगे कपड़े, बढ़िया बढ़िया खाने पीने की चीजें, थोड़े पैसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए, बस इतना ही मांगा था। यही तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता है, बहुत पुण्य के बाद ये बैग किसी को भी मिलता है। कई सालों पहले की बात है, जब मेरा धंधा था बैग बेचने का, तब एक दिन मैं ट्रेन से सफर कर रहा था। उसी वक्त एक और बैग व्यापारी अपना सामान लेकर ट्रेन में आ रहा था। उस वक्त कुछ लुटेरे उस बैग व्यापारी के पीछे पड़े थे और उस पर हमला करने आ रहे थे। मैं उस व्यापारी को बचाने के लिए आगे बढ़ा और उनसे मेरी हाथापाई भी हुई। फिर क्या हुआ पिताजी? व्यापारी के सामान को बचाने के लिए मैं बैग से भरी बोरी को अपने हाथ में लेकर उनसे लड़ाई करने लगा। तभी पता नहीं कब मेरा पैर फिसल गया और मैं बोरी के साथ चलती ट्रेन से नीचे गिरने लगा। उसी वक्त जादुई बैग ने मेरी जान बचाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बोरी में कोई ना कोई जादुई शक्ति तो है जो मेरी मदद कर रही है। मगर पिताजी, इसकी जादुई शक्ति कहाँ चली गई? आज तक जादुई बैग ने मेरी बहुत मदद की है। अगर मैं चाहता तो मैं भी जादुई बैग की मदद से सब कुछ वापस पा सकता था। मैं भी अपना डूबा हुआ बैग का धंधा वापस शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने लालच नहीं की और जितना आवश्यकता हुआ उतना ही मांगा। मगर तुमने उसका दुरुपयोग किया। इसी वजह से इसके सभी जादुई शक्तियां खत्म हो गई। रवि बहुत अफसोस करता है। ये मैंने क्या कर दिया? आज मेरी वजह से मैंने जादुई बैग को खो दिया। पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब समझ गया हूँ। ज्यादा लालच करना बहुत गलत बात होता है। अब से मैं भी लालच नहीं करूँगा और अपना काम लगन से करूँगा।